नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया विस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि योजना से एकल महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना उद्देश्य है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। आप सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए मंच पर उपस्थित हैं। हमारी बहनों के द्वारा जितने कार्यक्रम होते हैं या जो कार्यक्रम हमारे सरकारी हों गैर सरकारी हों, उन कार्यक्रमों में जब मैं प्रतिभाग करता हूं तो मैं देखता हूं कि एक तो हमारी जो महिलाएं हैं उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हो या इन क्षेत्रों में भी हर जगह अपनी चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा जितने उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जितनी प्रदर्शनी लगाई गई, जितने स्टॉल लगाए गए, उनमें इतने शानदार उनके उत्पाद हैं, उनके द्वारा बनाए गए सामान हैं कि सच में उनको देख के मन प्रसन्न हो जाता है। और उससे ज्यादा प्रसन्नता तब होती है जब समूह की बहनें कहती हैं कि हम आपको धन्यवाद भी कर रहे हैं कि आपने जो है हमको हर जगह आगे बढ़ने के लिए काम किया है। मैं कहता हूं नहीं, अभी इतने से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि हमारी बहनें जो अभी 1,68,000 करीब लखपति दीदी बनी है, एक एक घर की हर एक हमारी बहन जब लखपति दीदी बन जाएगी तब हमें संतोष होगा। हम उसके लिए काम कर रहे हैं और ऊर्जा से भर देती है। अभी मैं समूह की बहनें मिली कोटद्वार में, जब उन्होंने मेरा बिल्कुल ऐसा हौसला बढ़ाया कि आपके कारण से हमको विपणन का भी अवसर मिल रहा है, हमको यहाँ स्टॉल लगाने का अवसर भी मिल रहा है, हमें अनेक जगह पर चाहे प्रगति मैदान हो, सरस मेले हो या अन्य कोई आयोजन हो, सब में हमको अवसर मिल रहा है। और आज हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड हो या हमारी बहनों के द्वारा बनाए हुए अनेक उत्पाद हों, उनकी मांग आज देश दुनिया में बढ़ रही है। और कम साधनों में, कम संसाधनों में, परेशानियों के बाद भी इतनी अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता उनकी, अच्छी पैकेजिंग, साफ सफाई, सच में वो हमारे केवल उन बहनों के समूह की नहीं बल्कि वो हमारे उत्तराखंड की भी पहचान बनती जा रही है कि ये उत्तराखंड का उत्पाद है। इस प्रकार से उनकी पहचान हो रही है। इसलिए अनेक क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम आज हमारी बहनें कर रही हैं। और मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए शब्द जो बाबा केदार के धाम में निकले थे, वो सामान्य शब्द नहीं थे। उनके शब्द थे, ये दशक 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। तो आज हर क्षेत्र में, देश के विभिन्न क्षेत्रों में जब हमारा नाम आता है, अच्छे कानून बनाना हो, महिला सशक्तिकरण की दिशा में समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक समान कानून महिला सशक्तिकरण के लिए लागू करना हो, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा भी है, महिलाओं का सशक्तिकरण भी है, बच्चों की भी सुरक्षा है, सबके लिए एक समान कानून है। और देश की जो 50% से अधिक आबादी है आज हमारी मातृशक्ति की, उस 50% आबादी का 100% का कोई कानून है तो वो कौन सा कानून है? समान नागरिक संहिता का कानून है। और वो कानून सबसे पहले हमारे राज्य में लागू हुआ है। मैंने इतने ज्यादा विस्तार से कभी भी इस कानून के बारे में किसी के सामने नहीं बोला। मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं कि ये महिलाओं को समर्पित कानून है हमारा। और दुनिया के जितने देश हैं, जितने सभ्य देश हैं और जो मुस्लिम देश भी हैं हमारे, जो आज बहुत अग्रणी देशों की सूची में शामिल हैं, उन सभी देशों में समान नागरिक संहिता का कानून लागू है। हलाला, इद्दत, कुरूतियां, 3 तलाक, बहुविवाह, इन सब से हमारी बहनों को इस कानून के बाद छुटकारा मिलने वाला है।
और कहीं भी इस कानून का उल्लंघन होगा तो उसके लिए भी हमने विशेष व्यवस्था कर दी है। अब ये कुरीतियां नहीं चलेंगी। क्या किसी को धर्म के नाम पर महिलाओं के शोषण की खुली छूट दी जा सकती है क्या? दी जानी चाहिए क्या? तो हमने अपनी बहनों के हक में, अपनी मातृशक्ति के हक में ये कानून राज्य के अंदर लागू किया है। बहनों, आज अगर हम इतिहास को भी देखें तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी ने रणभूमि में शौर्य का परिचय दिया, सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा का दीप जलाया, कल्पना चावला जी ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना योगदान देकर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया। और आज की नारी खेतों में अन्न उपजाती है, प्रयोगशालाओं में नए आविष्कार करती है, अदालतों में न्याय की आवाज उठाती है और खेल के मैदान में हमारे तिरंगे को शान से आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करती है। नारी शक्ति अब केवल सहभागिता तक सीमित नहीं है, बल्कि नेतृत्व की भूमिका निभा रही है। वे निर्णय ले रही हैं, दिशा तय कर रही हैं और भविष्य गढ़ने का काम कर रही हैं। चाहे वो चंद्रयान 3 की मिशन की ऐतिहासिक सफलता हो, महिला क्रिकेट का विश्व कप जीतना हो, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास आउट होना हो, या फिर सेना या वायुसेना में अग्रिम पंक्ति में। आपने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो दोनों ही जो महिला पायलट थी हमारी, वही जो है पूरी सब जानकारियां हमको दे रही थी, कैसे कैसे हमारी सेनाएं किस प्रकार का साहस कर रही हैं, किस प्रकार का कर्तव्य कर रही हैं, किस प्रकार वीरता से आगे बढ़ रही हैं। ऐसे सभी मोर्चों पर आज हमारी मातृशक्ति काम कर रही है। हमारे देश की महिलाओं ने अपने हुनर से प्रत्येक क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नारी तू नारायणी के साथ मातृशक्ति के कल्याण के लिए और सशक्तिकरण के लिए आज देश में निरंतर काम हो रहा है। देश की आजादी के बाद पहली बार मैं कह सकता हूं कि सभी सरकारों से अधिक काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए शुरू किया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में एक संवेदनशील मामला सामने आया, जिसमें शेख उल हिंद एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट नाम से जुड़े जमीन प्रकरण में बड़ी भूखंडों के बेचने और छोटे टुकड़ों में प्लॉटिंग का मामला उजागर हुआ है, जिसके बाद सरकार ने इसकी जांच शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि ये प्रकरण बेहद गंभीर है और जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो भी जमीन बिना नियमों के बेची जा रही है, नियम कानून की अवहेलना कर जमीन का लेन देन किया जा रहा है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और वो नियमों के अनुरूप ही आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का स्पष्ट मानना है कि किसी भी अवैध या अनुचित तरीके से जमीन का उपयोग नहीं होने दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण बहुत गंभीर है और इसकी जांच के आदेश कर दिए हैं और ये सारी जमीन जो है जिस प्रकार से बिना नियमों के, बिना जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार पर नहीं है, इसलिए जो सरकारी हमारी नीति है या जो हमारा पहले से स्पष्ट मानना है कि जो भी नियम कानून को तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इस जमीन पर भी पूरी कार्रवाई होगी और ये सरकार में निहित करनी होगी तो ये सरकार में निहित। देहरादून नगर निगम में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन कारगी क्षेत्र से कूड़ा शिफ्ट करने की मांग पर हो रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। नगर निगम के खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां देहरादून में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां कारगी से जो कूड़ा डंपिंग एरिया है उसे शिफ्ट करने की मांग की जा रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। इसी के साथ नगर निगम के खिलाफ लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कांग्रेस महिला का ये प्रदर्शन है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद है। नगर निगम के खिलाफ ये प्रदर्शन है, जहां देहरादून नगर निगम में महिला कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। कारगी क्षेत्र से कूड़ा डंपिंग जोन शिफ्ट करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, महिलाएं मौजूद हैं और हाथों में तख्तियां ली हुई हैं। इसी के साथ नगर निगम के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। कारगी क्षेत्र में जो कूड़ा डंपिंग एरिया है उसे शिफ्ट करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आज महिला कांग्रेस का प्रदर्शन है, जिसमें कई सारी महिलाएं भी मौजूद हैं।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद ने महेंद्र भट्ट ने सदन में जोशीमठ ब्लॉक के पेनखंडा क्षेत्र को मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की 83 जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया है। माफ कीजिएगा, 73 जातियों को ओबीसी में शामिल करना जरूरी है। राज्य सरकार ने पहले ही इन जातियों को ओबीसी में शामिल करने का शासनादेश जारी किया है, लेकिन केंद्र अन्य पिछड़ा वर्ग ने इन जातियों को ओबीसी में शामिल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पिछड़े वर्ग जैसी है। सांसद ने कहा कि पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं होने के कारण इन लोगों को कई केंद्रीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। आपका आभारी हूँ। मेरा विषय है उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद के अंतर्गत जोशीमठ क्षेत्र के पेनखंडा क्षेत्र को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से संबंधित जातियों को केंद्रीय सूची में सम्मिलित किए जाने के संबंध में। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद स्थित जोशीमठ क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यहाँ के पेनखंडा क्षेत्र की 73 जातियों को राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शासनादेश संख्या 1755/1 XVII-2/1617 में अधिसूचित किया गया है, किंतु उन्हें अभी तक भारत सरकार की केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं की गई है। महोदय, जोशीमठ के पेनखंडा समुदाय को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने की आवश्यकता है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो न केवल हमारे प्रदेश के सामाजिक आर्थिक ढांचे से जुड़ा है, बल्कि हमारे संविधान की मूल भावना को भी समर्पित है, जो समता, न्याय और अवसर की समानता पर आधारित है। केंद्रीय सूची में सम्मिलित न होने के कारण संबंधित समुदाय को केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजनाओं, रोजगार के अवसरों तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड में पहले से ही कई समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया गया है और पेनखंडा समुदाय भी उसी समानता की उम्मीद रखता है। यह विषय सामाजिक न्याय के सिद्धांतों तथा संविधान के अनुच्छेद 15/4 एवं 16/4 की भावना से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार द्वारा की गई अनुशंसाओं के बावजूद इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। मान्यवर, यह मेरा विश्वास है कि जोशीमठ के पेनखंडा समुदाय को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने से न केवल इस समुदाय को लाभ मिलेगा, बल्कि यह समाज के समग्र विकास की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम होगा। महोदय, यहाँ की जनता ने इसके लिए आक्रोशित है और आंदोलित की बनी हुई है। अंततः मैं माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जोशीमठ क्षेत्र की संबंधित अन्य पिछड़ी वर्ग की जातियों को केंद्रीय ओबीसी सूची में सम्मिलित करने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में सदन को अवगत कराएं। धन्यवाद। उत्तराखंड के पत्रकारों के विशेष अध्ययन सह भ्रमण के पहले दिन की शुरुआत ऐतिहासिक और गौरवशाली रही, जहां पत्रकार प्रतिनिधि मंडल ने विशाखापट्टनम पहुंचते ही 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाली ऐतिहासिक पनडुब्बी INS कुरसुरा S20 का भ्रमण किया है। आपको बता दें कि ये वही युद्धपोत है जिसने बंगाल की खाड़ी में सक्रिय रहते हुए पाकिस्तानी नौसेना के खिलाफ निर्णायक अभियानों में हिस्सा लिया था। इस दौरान नौसेना के ऑर्डिनरी सब लेफ्टिनेंट ने पत्रकारों को पनडुब्बी के भीतर ले जाकर उसके कई हिस्सों की जानकारी दी। उन्होंने पत्रकारों को पनडुब्बी के संचालन, रणनीति और तकनीकी क्षमताओं के बारे में विस्तार से बताया है। भ्रमण के दौरान पत्रकारों ने टारपीडो कक्ष, कमांड रूम, क्रू क्वार्टर, इंजन रूम देखा। आपको बता दें कि 2001 में भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त होने के बाद पनडुब्बी को विशाखापट्टनम के रामकृष्णा बीच पर संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया है। उसके लिए भी इतनी जगह ये सबमरीन 1969 में रसिया में बना। इंडियन नेवी ने रसिया से परचेज किया। 1970 में इंडिया में आया। उसके बाद 18 फरवरी 1969 को कमीशन इन रसिया ओनली एंड 31 ईयर्स फरवरी 2001 तक ये नेवी में सेवा दिया।
फरवरी 2001 18 फरवरी 2001 को नेवी से डीकमीशन रिटायर्ड हुआ। उसके बाद 9 अगस्त 2002 इसको म्यूजियम में बदला गया बाई चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू गारू। ये साउथ ईस्ट एशिया का पहला सबमरीन म्यूजियम है। ये सबमरीन 1971 इंडिया पाकिस्तान के वार में भी पार्टिसिपेट किया था। आप लोगों ने गाजी अटैक मूवी देखा होगा, तो उसका जो फिल्माया गया है वो इसी सबमरीन में फिल्माया गया है। ये सबमरीन में 75 लोग मैन करते थे इसको, 75 लोग क्रू, 75 क्रू। सबमरीन कैन डाइव, मतलब सबमरीन समुद्र के अंदर 280 मीटर तक गहराई तक जा सकती है। जब समुद्र के अंदर चलती है तो बैटरी से चलता है। इसके अंदर 448 बैटरी है। जो पानी के अंदर चलता है तो बैटरी से चलता है। जब सरफेस पे आता है तो डीजल इंजन से चलता है। 3 डीजल इंजन है 2000 हार्स पावर के, कंपार्टमेंट नंबर 5। जब समुद्र के अंदर गहराई में रहता है तो 48 घंटा तक इस सबमरीन 48 डाइव पोजीशन में रह सकता है। 48 घंटे बाद सबमरीन हैज टू कम, मतलब इसको ऊपर आना पड़ता है। पूरा ऊपर नहीं आता, 9 मीटर डेप्थ से आता है। स्नॉट मास्ट उसको बोलते हैं। से चार्ज करेगा और दोबारा से फिर डाइव हो जाएगा। इस तरह से हम डाइव पोजीशन में समुद्र में 60 दिन तक रह सकते हैं। इसका मतलब हम 60 दिन तक हम राशन पानी तेल सब कुछ लेके चलते हैं, कैटर करके चलते हैं। 60 पानी की तरह कम होता है कैपेसिटी 36 टन, फ्यूल 446 टन। 36 टन पानी कम होने की वजह से ओनली पानी फ्रेश वाटर जो हम यूज करते हैं ओनली खाने और पीने के लिए यूज करते हैं, नहाने के लिए नहीं होता। देयर इज नो बाथ, नहाना नहीं होता। 60 दिन तक 75 आदमी जो रहते हैं उनके लिए डिस्पोजल कपड़े यूज होते हैं, जो 2 दिन यूज करते हैं उसके बाद उसको चेंज कर देते हैं। तो डिस्पोजल कपड़े, नो सेविंग, नो बाथ फॉर 75 क्रू मेंबर्स। वह सबमरीन डाइव, मतलब जब समुद्र के अंदर पानी जब गहराई में रहता है अंदर, तो आपके सामने कोई विंडो ऐसा नहीं है कि हम किधर देख के चलेंगे हमारे अगल बगल क्या है। उसके लिए सिस्टम लगा हुआ सोनार। सोनार क्या है? साउंड ऑपरेटिंग नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड 2 मोड, सोनार 2 मोड में काम करता है। एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुरौला विधानसभा से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल का मंत्री गणेश जोशी की ओर से पूर्व विधायक को प्रतिनिधि नियुक्त किए जाने को लेकर बयान सामने आया है। विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि इस विषय पर जवाब देने के लिए वो स्वयं को सही व्यक्ति नहीं मानते और इसका उत्तर मंत्री को ही देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी में सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं और अगर किसी न्यूट्रल कार्यकर्ता को प्रतिनिधि बनाया जाता है तो कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल होता है। विधायक ने कहा कि पूर्व विधायक 2 बार के जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और उन्हें प्रतिनिधि नियुक्त करना प्रोटोकॉल की दृष्टि से उचित नहीं लगता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज एक साधारण कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। मैं इस बात का मुझे लगता है कि शायद मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ किसका इस बात का जवाब दे दूँ। इस बात का जवाब मंत्री जी को देना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता सैकड़ों हजारों संख्या में हैं जो झंडा लगाते हैं, दरी बिछाते हैं और जाके पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं। तो अगर प्रतिनिधि बनाना है तो एक न्यूट्रल कार्यकर्ता उसको वो अगर एक प्रतिनिधि बनता तो एक बड़ी खुशी होती कार्यकर्ताओं में कि भाई एक कार्यकर्ता, जैसे आज नितिन नवीन जी एक कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो लोगों में खुशी है कि एक दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन अब पूर्व विधायक जी को जो है 2 बार के विधायक जी रहे हैं, उनको जो अपना प्रतिनिधि मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए एक चपरासी बनाया है, तो ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है। तो शायद विधायक जी को अपने आप जो है खुद खंडन कर देना चाहिए कि मुझे जो है मैं 2 बार का विधायक हूँ। विधायक अपने आप में एक अपनी अलग प्रोटोकॉल है, भले वो पूर्व है लेकिन 2 बार के विधायक हैं और उनको प्रतिनिधि उनको जो अगर वो बनाया जा रहा है मतलब प्रतिनिधि बनाया जा रहा है तो मंत्री जी को एक बार हो सकता है मंत्री जी से कोई मिस्टेक हुई हो या उन्होंने देखा।
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुकी है और आपसी कलह में उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर यही चल रहा है कि कौन कितना बड़ा नेता है और एक दूसरे की टांग खींचने में ही उनका पूरा समय निकल जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ये भली भांति जानती है कि कांग्रेस के पास जनहित से जुड़े कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जैसे कार्यक्रमों के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ नाम की राजनीति कर रही है। कांग्रेस कब उलझी हुई नहीं रहती? कांग्रेस तो हमेशा उलझी हुई है। वो आपस में ही उलझे हुए हैं, आपस में ही उनकी मशक्कत चल रही है। कौन कितना बड़ा नेता के एक दूसरे की जो टांग खिंचाई कांग्रेस में चलती है, वो तो पूरे प्रदेश की जनता को पता है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता ये भी जानती है कि कांग्रेस के पास जनहित के मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है। ना ही तो नियत साफ है, ना ही सोच अच्छी है, और मानसिकता तो कितने नीचे के लेवल पे जा चुकी है कांग्रेस की, आप सब समझ सकते हैं। क्योंकि वो मुद्दे पुष्कर सिंह धामी जी हमेशा जनहित में उनका निराकरण करने का काम करते हैं। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जिस तरीके से चल रही है, लोगों की जो समस्या है उनका समाधान करने का काम कर रही है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के विकास की बात करती है, दूसरी तरफ कांग्रेस सिर्फ अपने नाम की बात करती है। तो कांग्रेस सिर्फ नामदार पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कामदार पार्टी है। तो इसलिए कामदार पार्टी हमेशा लोगों के बीच में होती है। और 2027 का हमारा लोगों के बीच में जाने का जो उद्देश्य है, जो हमारी योजनाएं पहुंचाने का, हमारा कार्यकर्ता वहां लगा, हमारा पूरा संगठन वहां लगा। तो हमें पूरा भरोसा है प्रदेश की जनता पर कि 2027 में एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, माननीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और कांग्रेस को एक बार फिर प्रदेश की जनता आईना। चंपावत के पर्वतीय क्षेत्र में आजकल किसानों की आर्थिकी का आधार माने जाने वाली आलू की बुआई काफी जोर शोर से चल रही है। लोहाघाट क्षेत्र के कोलीढेक, बिसंग, रायनगर, चौड़ी सुई, कालीगांव, फोर्ती क्षेत्रों में किसानों की ओर से बड़ी तादाद में आलू की बुआई की जा रही है। आलू बुआई में महिलाओं की ओर से अपना बहुमूल्य सहयोग दिया जा रहा है, जहां महिलाएं खुद पावर ट्रेलर चलाकर आलू के लिए खेत तैयार कर रही हैं और समूह में आलू की बुआई की जा रही है। हालांकि कुछ किसान बैलों के जरिए भी खेतों की जुताई कर रहे हैं। इस संबंध में जिला उद्यान अधिकारी मोहित मल्ली ने बताया कि आजकल जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में आलू की बुआई जोरों पर है। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से किसानों को उचित दरों पर आलू का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्र के सभी आलू उत्पादकों से किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उनसे या उद्यान प्रभारी से संपर्क करने की अपील की है। नमस्कार आप सभी का। आप यहाँ पर हमारे गांव में आए कोलीढेक में, और आपने सब जगह देखा कि ये महिलाएं कैसे आलू की खेती कर रही हैं। और आलू की खेती से हमारा जब बारिश हो गई तो फ़ायदा भी होता है। बीज इसका थोड़ा महंगा होता है, 1000 रुपये कट्टा, 1400 रुपये कट्टे, और महंगा होता है। और उसी हिसाब से अगर बारिश अच्छी हो गई तो आलू की खेती से हमें फ़ायदा ही होता है। अगर बारिश नहीं हुई तो हमें नुकसान भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आलू की खेती ठीक है हमारे लिए, और खेती तो हमारी इतनी खास होती नहीं है। आलू की खेती से हमें बहुत फ़ायदा भी होता है। इस साल हम लोग चंपावत में 910 हेक्टेयर के आसपास आलू का हमारा जो क्षेत्र है वो विस्तारित हुआ है, और जिसमें कि हम लोग इस साल 700 से 850 कुंटल के आसपास आलू लगाएंगे। हमारे पास जैसे 12 मोबाइल टीमें होती हैं, उसकी जो वितरण के केंद्र होते हैं हमारे हॉर्टिकल्चर मोबाइल टीम, उनमें कई में आ चुका है। लोहाघाट में आ गया है, खेतड़िया में आ गया है, और जो गोशनी की तरफ है उसमें आ चुका है। चंपावत में भी जो आलू है वो आने वाला है। और तो हमारा जो पूरा फोकस है वो सारा किसानों पर है, क्या कि वो किसान अपने जितनी भी चीज़ें उससे प्रगतिशील हों। और अपना आलू जो है यहाँ पे एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये ऑफ सीजन में चल जाता है। जैसे कि प्लेन में अब आलू खुदेगा और हमारे यहाँ अब ये आलू लगना शुरू होता है, तो इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।